हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी में कौन आया था? खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसके अलावा इसका कोई काम? जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक रहा और ये कड़ा मानिकपुर में मारा जाता है। कड़ा मानिकपुर कहाँ है? प्रयागराज में। और कौन मारता है इसको? इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ये हमको पढ़ना था। अच्छा, एक चीज और, बहुत जगह पे ये लिखा होगा तो उसके लिए ऐसा नहीं, घबराइएगा मत। कुछ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर बदल जाएगा किसी दो देशों का। खिलजी खलजी ये दोनों चलता है, अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में हमने पढ़ा था ये कि इसको क्या करना था? साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म बढ़ाना था। और साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको? मिलिट्री चाहिए। और मिलिट्री कैसी चाहिए? एक बड़ी मिलिट्री चाहिए। और बड़ी मिलिट्री और कैसी मिलिट्री? परमानेंट मिलिट्री। पहले क्या होता था कि परमानेंट मिलिट्री नहीं होती थी। पहले ये होता था कि एकता प्रदान कर देते थे और कहते थे जब हम युद्ध पे जाएंगे तो आप हमारा साथ देने चले आइएगा। लेकिन इसको एक चीज समझ में आया कि नहीं, परमानेंट मिलिट्री होना साम्राज्यवाद के लिए बहुत जरूरी है। और क्या? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। इसी वजह से ये किसके ऊपर जाता है? एब्सोल्यूट पावर पे। और इसी वजह से ये क्या करता है? धर्म को यानी रिलीजन को और पॉलिटिक्स को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। और क्वेश्चन सीधे पूछता है कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग अलग किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा काम ये क्या करता है? सिकंदर की तरह इसका क्या है? महत्वाकांक्षा है। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सिकंदर सानी। सिकंदर सानी के नाम से ये अपने आप को फेमस करता है। उसके अलावा जब परमानेंट मिलिट्री की बात आई तो ये बताइए, मिलिट्री रखने के लिए आपको क्या करना होगा? पेमेंट देना होगा। और ये पेमेंट कैसे देना चाह रहा था? कल बताए थे, कैश में। कैश पेमेंट, सीओडी होता है ना फ्लिपकार्ट पे, कैश पेमेंट। क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, कैश पेमेंट करिए। ठीक, तो कैश पेमेंट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास कैश होना चाहिए। और मैंने बताया कि पूरे मध्यकाल में जब तक मॉडर्न इंडिया नहीं आ जाएगा, आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछेगा इनकम का, जैसे आज भी पूछता है, अगर बजट के क्वेश्चंस आते हैं तो पूछता है कि सबसे ज्यादा हमारा आय का स्रोत कौन सा है? जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, या लोन है, ये क्या है? उसी तरीके से पूरे मध्यकाल का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। क्या होगा? भूमि कर। जब भूमि कर लेने की बात आई तो भूमि कर कैसे बढ़ेगी? तो इसने क्या किया कि जितने भी दान दक्षिणा वाली भूमि थी, जैसे पहले के राजा करते थे ना, हम आप पे खुश हुए, ले जाओ 2-3 बीघे उधर, 5-6 एकड़ उधर, तो देते थे। उसने क्या किया? सब खत्म करके और सारी लैंड किसको बिलोंग करेगी? अब बता दिया कि किंग को। कोई दान दक्षिणा नहीं। जितना ये मस्जिद वस्जिद को भी जो जमीनें गई थी सब ले लेता है। कहता है कुछ नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, हम धर्म से ऊपर हैं, सीधे अल्लाह के बाद मैं हूं, उसके अलावा कोई नहीं, हमको बीच में किसी की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद लैंड रेवेन्यू इसका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जमीन हो जाएगी। तो उसके मापन के लिए एक ये प्रथा चालू करेगा या एक इकाई चालू करेगा, बिस्पा। ठीक, हिंदी में भी लिख लो क्योंकि ये सीधे ऐसे ही पूछता है। बिस्पा। बहुत जगह पे इंग्लिश में एच नहीं रहेगा, तो पहले ही हम बता चुके थे कि इसका टेंशन नहीं लेना, कहीं एच है कहीं नहीं है, बिस्पा रहेगी। उसके बाद जैसे ही इसका मापन करेंगे तो ये क्या करता है कि टैक्स को फिक्स कर देता है। और टैक्स फिक्स करके कितना करता है? 50%। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि कितना और कितना परसेंट। कैसे नापा जाएगा जमीन को? इकाई क्या होगी? बिस्पा। बिस्पा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 50% टैक्स। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज। खराज बोलते हैं कर को। ठीक, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो इससे क्या हुआ कि इसका फिक्स हो गया कि हमको टोटल इतनी इनकम आएगी। उसके बाद इसने क्या किया कि इनको फिक्स कर दिया कि हम इतनी आपको वेतन देंगे। अब वेतन देने के लिए क्या चाहिए? आईडी चाहिए। भाई किसी को भी वेतन आता है तो आईडी पे आता है ना, कि आपका ये आईडी है, आपका ये अकाउंट है, वेतन आएगा, सरकारी वेतन में। पहले क्या होगा? कोई आईडी नहीं। तो इसने क्या किया कि चलो आईडी बना देते हैं हम तुम्हारी। फिर इसने क्या लिखा? सैनिकों का लिखा हुलिया, और घोड़ों को क्या किया? दागना।
कि ये हमारे ही घोड़े हैं, कैसे पता चलेगा? तो हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत यहीं से होती है। जब हुलिया और दाग प्रथा की चालू हो जाता है और इसके सैनिक बढ़ जाते हैं, तो ये क्यों बढ़ा रहा है? तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मंगोलों का सबसे ज्यादा, मंगोल जो थे सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के कार्यकाल में हुए थे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मंगोल का सबसे ज्यादा आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ। इसके बाद ये उनके इंस्पेक्शन के लिए क्या करता है? मार्केट बनाता है। कहां से खरीदेंगे? तो मार्केट रिफॉर्म करता है, बाजार नियंत्रण करता है। इसी को क्या बोलते हैं? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी बाजार नियंत्रण पद्धति। और बाजार नियंत्रण आपको ही कहें कि बाजार नियंत्रण करिए, तो कैसे करेंगे? मूल्य नियंत्रण करके। तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी यही ले आता है। कौन लाता है? प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी कौन ले आएगा? ये दोनों, अलाउद्दीन खिलजी। और ये दोनों भी फेवरेट। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है एग्जामिनर का पूरे मेडाइवल में सबसे फेवरेट पार्ट है, इसी वजह से दोबारा दोहरा रहा हूं। बहुत क्वेश्चन आते हैं और अगर मेडाइवल से पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांस रहता है कि यहीं से पूछ लिया जाए आपको। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या बनाया? एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने रियासत। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों किसने चालू किया और ये दोनों कौन से डिपार्टमेंट है? दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। इसके बाद इसने एक और पद बनाया, साहनाए मंडी। साहना ए मंडी, ये क्या करेगा? ये इंस्पेक्टर था, मतलब मंडी के जितने भी कार्यभार होंगे ये सब इसके कंट्रोल में होंगे। और इसने मंडी में सिर्फ अनाज की मंडी नहीं बनाई थी, घोड़ों की मंडी, खुला बाजार सब था। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? साहनाए मंडी। और इसके बाद ये गुप्तचर विभाग भी यही रिफॉर्म करेगा और गुप्तचरों को कहा जाएगा बरीद। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि ये हमारे गुप्तचर हैं, तो ये हमारे बरीद हैं। उस समय ये कहलाएंगे कि ये क्या है? ये बरीद हैं। बस इतना ही हम अलाउद्दीन खिलजी में कल पढ़े थे और अलाउद्दीन खिलजी में लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमको जो पढ़ना छूट गया था, जो आज हमको पढ़ना है, वो क्या है? इसका डेक्कन का वॉर। अब डेक्कन क्यों? क्योंकि साउथ दक्षिण में जब ये जाता है तो दक्षिण से कुछ सवाल पूछते हैं। तो कौन कौन पद्मावत देखा ये बताइए? पद्मावत देखे हो ना? उसमें उसका सेनापति कौन था जो उसका हमेशा जो है पास रहता था उसके? बताओ, याद आ रहा है कुछ? डेक्कन कैंपेन पढ़ना है हमको। अरे मलिक कफूर, हाँ तो काफूर वही, तो उसको याद रखिए। सवाल पूछता है भाई मलिक कफूर से। सिर्फ पिक्चर देखा करो तो कम से कम जो याद करने वाला है वो तो याद कर लिया करो। नाम जरूरी है, मलिक कफूर या मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है गुलाम था किसका? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन खरीदा और जलालुद्दीन गिफ्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी पिक्चर में क्या दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसी से जलालुद्दीन को मरवा देता है, लेकिन मारा अलाउद्दीन खिलजी रहता है। तो मलिक कफूर को 1000 दिनारों में खरीदा गया था। अब आपको दिनार पढ़ाए थे हम। दिनार क्या है? सिक्का है, वहां की करेंसी। जैसे अभी रुपीज हमारी करेंसी है ना, उस समय करेंसी क्या थी? दिनार थी। 1000 दिनार में खरीदा गया, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। ठीक है, और पूरा साउथ जीतने का श्रेय इसी को जाता है। किसको? इसी को। उस समय देखिए, देवगिरी के शासक और काकतीय, मतलब देवगिरी और देवगिरी के अलावा वारंगल, ये दोनों पूछता है। होयसाला ये सब भी जीता था, लेकिन मेनली 2 हैं। देवगिरी के शासक में थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। और ये यादव वंश के थे। यादवास का महाशासन रहा है साउथ में। ठीक है, और इसको मलिक कफूर हराता है, फिर इसके बेटे को वहां का शासक बनाता है। ये चीज याद रखने वाली बात। वारंगल का इस वजह से पूछता है, और इस साल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वारंगल? क्योंकि यहां का शासक था रुद्रदेव। रुद्रदेव। और जो कोहिनूर की बात आप लोग रोज न्यूज चैनल में देखते होंगे, अब आएगा भारत कोहिनूर, या कोहिनूर आएगा भारत। गलत बोल गए, कुछ नहीं आएगा। क्यों इंग्लैंड वाले आपको देंगे? मतलब कोहिनूर क्यों देंगे? वो कोहिनूर इन्हीं के वंश का था। साउथ से निकला है कोहिनूर। और रुद्रदेव से जीता कौन? मलिक काफूर। जब उसको हराता है तो इनाम में देता है, सर ले लीजिए, जान बख्श दीजिए, कोहिनूर ले जाइए। ठीक, तो ये पूछे कि रुद्रदेव वारंगल ये किस वंश के थे? तो ये थे
काकतीय सम्राट थे ये, ठीक है। वारंगल से इस वजह से कोहिनूर आता है, और कोहिनूर किसके पास जाएगा? कोहिनूर जाएगा, और पहला सल्तनत का या कोई किंग है जो कोहिनूर को अपने मुकुट में लगाएगा या जो अपनाएगा, वो कौन है? मलिक कफूर किसका गुलाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगा, ठीक है। अब यहां से राजाओं में जाएगा, अब राजा लेते जाएंगे, फिर एक बार लूटा जाएगा, फिर जाएगा, फिर ब्रिटिशों के पास जाएगा, फिर ब्रिटिश। ये सब जितना आदमी दिखाता है ना कि ये खूब क्रूअल थे, ये थे, सब ठीक है, वास्तविकता भी थी, इनकी क्रूएलिटी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जितने बड़े ये लुटेरे थे, मान लो ये सब लुटेरे ही हैं। क्या कर रहे हैं? भारत में साम्राज्य बनाए, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना विकास करना, जनता का तो कोई विकास नहीं। अब हम आपको इसकी सोसाइटी पढ़ाएंगे तो देखिए सोसाइटी एकदम डिफरेंट है, अभी पढ़ाते हैं। तो एक चीज आप समझ जाइए कि अगर ये सब लुटेरे हैं ना, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इन सब के पापा दादा के भी परदादा थे। लूटने में अगर सबसे ज्यादा किसी ने भारतीयों का शोषण किया है तो वो अंग्रेजों ने किया, और किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी पे, अब ये चला गया कहां पे, और हमने क्या बताया कि इसी के समय मंगोलों का सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? इन्वेजन हो रहा है। वो भी याद रखिएगा, क्योंकि मंगोलों का इन्वेजन पूछता ऐसे है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण या मंगोल इन्वेजन किसके कार्यकाल में हुए? तो किसके कार्यकाल में हो रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हो रहे हैं। उसके बाद एक चीज हमको देखना है, सोशल स्ट्रक्चर। क्या देखना है? यहां पे हमको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर को। अब सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए 1540 में लिखी गई पद्मावत भी एक है, ठीक। दूसरी किताब है आमिर खुसरो की, आमिर खुसरो। इतनी किताब लिखा है कि अगर मैं आपको नाम बताने लगूं तो कम से कम 12 किताब है, और 12 किताबें आप याद भी नहीं कर पाएंगे, नाम भी ऐसा है, ठीक। तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर खुसरो को पढ़ेंगे, क्योंकि खुसरो लंबा टॉपिक है, और खुसरो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। मतलब समझ जाइए कि खुसरो प्रेम लिखता है, और यूपीएससी को खुसरो से प्रेम है, इतने बार पूछा है खुसरो को, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस बार भी मेंस में पूछा था कि मेडाइवल का सोशल स्ट्रक्चर बताइए, कि आपको उनके आर्किटेक्चर से और कैसे पता चलता है। वो बिना खुसरो के पढ़े आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि खुसरो ही एक ऐसा आदमी है जो लगभग 7 राजाओं का कार्यकाल देखता है, और मध्यकाल का हर पहलू ये देखा है, और स्पेशली भक्ति आंदोलन वाला, ठीक। तो अब खुसरो में हमसे पहले हमको क्या पढ़ना है? पद्मावत। किसने लिखी? कल बताए थे, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, ठीक। किसकी किसकी कहानी है? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह कहाँ के थे? चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के थे? चित्तौड़ के राजा थे। और इनकी रानी का क्या नाम था? पद्मिनी, यही था ना। बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं, और इन्हीं से माना जाता है कि जौहर प्रथा की शुरुआत हुई। जौहर क्या है? अपने आप को आग में झोंक देना, सेल्फ मोर्टेलिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि ये जो है आएंगे अगर अलाउद्दीन खिलजी, तो इनकी इज्जत पे आंच आएगी, इस वजह से ये खुद को आग में झोंक देते थे, और ये माना जाता था कि ये पवित्रता की निशानी है, ठीक। तो जैसे ही ये हुआ, और इसको कौन लिख रहा है? तो ये जौहर स्टार्ट होगा रणथंबोर के किले से, रणथंबोर के किले से। तो कई बार प्लेस पूछ लेता है कि जौहर एक्चुअली में स्टार्ट क्या हुआ था। अब देखिए, यहां से मैं आपको सोशल स्ट्रक्चर में 2 बातें बताऊंगा। पहला, हर सोसाइटी का वर्ग होता है ना, जैसे आज भी आप पढ़ते हैं, आज तो बहुत है, एक इलीट जो मतलब सबसे अमीर है, आज धन से चलता है। क्या? सबसे अमीर, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और फिर लीस्ट, सबसे जो नीचे हैं, गरीबी रेखा वाली। लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ 2 ही क्लास मानी जाती थी, या 3 क्लास मानी जाती थी। मेडाइवल में हिस्टोरियंस के हिसाब से 3 क्लासेस हैं। एक इलीट के भी, इलीट कहिए कि ये किंग और उनका परिवार, उसके बाद अमीरों का परिवार। अब ये पैसे से भी अमीर थे, पद में भी अमीर थे, और इनको बोलते भी अमीर थे, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर कहिए या नोबल्स कहिए,
ये थे। और एक आता है आपका वर्किंग क्लास, या जिसके ऊपर आप राज्य करते हैं, शोषित। ठीक है, इसमें बदलाव न एंशिएंट इंडिया में है, न मध्यकाल में है, न कभी नहीं है। जब भी बदलाव होगा यहां होगा और यहां होगा। जब यहां पे मुस्लिम्स आते हैं तो भारत में जो लोग कहते हैं, भारत में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। ये जो घूंघट वाली प्रथा अभी होता है ना, कि जितना लड़की घूंघट करे उतनी अच्छी लड़की है, मतलब शादी होने के बाद चलता है ना, ये वाली प्रथा इस वजह से थी कि अगर सैनिक देखेंगे और खूबसूरत लड़की देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसका शोषण करेंगे, उसको उठा के लेके चले जाएंगे। इस वजह से क्या आया, प्रथा आई, घूंघट की प्रथा। और ये किसमें थी, ये सिर्फ यहां और यहां थी, इस बात को याद रखिए। ये क्लास कभी भी घूंघट नहीं किया। अब मैं ये कहूं कि अगर इसको घड़ा बनाना है तो कैसे घूंघट में बनाएगी। और इनके लिए ऐसा था कि ये बिना जीवन यापन ये कैसे करेंगे, बिना काम के। यहां दोनों काम करेंगे, मेल भी और फीमेल भी। बिना दोनों के काम किए काम चलेगा ही नहीं, परिवार चलेगा नहीं, इतनी आमदनी नहीं है। जब इनके पास आमदनी है, ठीक, तो पैट्रियार्की भी सिर्फ यही है मध्यकाल में। इसी वजह से कहते हैं कि इकोनॉमी डिसाइड करती है कि मेल डोमिनेट करेगा कि फीमेल डोमिनेट करेगी। ये बहुत सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में स्पेशली, ठीक। तो किंग, और इसी वजह से भारतीय राजाओं में आप उस समय देखेंगे पर्दा प्रथा का प्रचलन चालू होता है। ये 700 के आसपास मोहम्मद बिन जब कासिम आता है, उसके बाद से धीरे धीरे धीरे, देखिए एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते ना कि इस ईयर से हम लोग पर्दा या घूंघट करने लगे। ये चीजें जैसे होता है ना कि अभी क्या हो रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो अब ये नहीं कह सकते ना कि कब से लड़कियां वेस्टर्न क्लोथ या लड़के वेस्टर्न क्लोथ पहनने लगे। आप बता सकते हैं कोई एग्जैक्ट डेट? नहीं ना, वो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इनकी स्थिति तब भी दयनीय थी और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हिंदू राजा है कि मुस्लिम राजा है, ये जनता शोषण के लिए ही बनी थी। जो भी फर्क पड़ता था कि इसमें भी लड़ाई है कि तुर्क राजा है कि अफगान राजा है कि हिंदू राजा है, वो सत्ता की लड़ाई थी, कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। इस बात को आप यहां पे एकदम लिख लीजिए। कोई कहे कि ये धर्म के लिए लड़े ना, अपनी सत्ता के लिए लड़े गए। ठीक है, 1857 की क्रांति आते आते जब देश में एक राष्ट्रवाद की भावना आई, तब वो जो है राष्ट्र के लिए लड़े। जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी वो तो आपस में भी लड़ रहे थे ना, तभी तो इन लोगों को मौका मिला। सोशल स्ट्रक्चर में आप एक चीज ये भी देखिए, इनको मौका क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपस में भी लड़ रहे हैं। तो आपस में अगर मान लीजिए कि 2-3 हिंदू राजा हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? अगर धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? नहीं लड़ना चाहिए उसी के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि लड़ाई किसकी है? सत्ता की लड़ाई है। दूसरी चीज ये कि जितने भी मध्यकाल में भी ऐसा रहा है कि जो भी हिंदू काबिल रहा है उसको जो है इज्जत मिली है, उसको इक्ता मिला है और उसको पद मिला है। हाँ, मुगल दरबार में ज्यादा मिला है, दिल्ली सल्तनत में कम था। उसका कारण यह था कि दिल्ली ईरान और तुर्कों से भरा हुआ था, उनके अपने नोबल्स वो पहले से मौजूद थे। उसके बाद जब आप सोशल स्ट्रक्चर में ये पढ़ते हैं तो आपको इसको पढ़ने के बाद एक तो पद्मावत से समझ में आ जाता है, ठीक। दूसरा समझ में आता है आपको आमिर खुसरो से, ठीक है। और खुसरो बहुत खतरनाक आदमी है, इतना जान लीजिए, गजब का विद्वान, और ऐसा खतरनाक आदमी जो आपको पूरे मध्यकाल में इसके जैसा आदमी नहीं मिलेगा। एक अलबरूनी था विद्वान, दूसरा आदमी है ये। तो बहुत जगह आप बहुत सारे झगड़े आप जो आज के देखते हैं, अगर लोग थोड़ा सा इतिहास पढ़े होते तो लड़ना भूल जाते। उसका कारण यह है कि जिनको लगता है कि वो हमारी देन है, वो खुसरो की देन है, ठीक। तो खुसरो देखो करता क्या क्या है। खुसरो को कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता है ये, ठीक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, तूतिए हिंद या भारत का तोता, किसको कह रहे हैं, ठीक। खुसरो का जन्म पीसीएस वाले बड़ा प्यार से पूछते हैं कि बताइए खुसरो पैदा कहाँ हुआ? तो सर हम पूड़ी खाने थोड़ी गए थे, खुसरो पैदा हुआ था तो हुआ होगा कहीं। तो पटियाली में पैदा हुआ था, और पटियाली कहाँ है? एटा में। कहाँ पे है? एटा में है। और मरा कहाँ? दिल्ली में, ठीक। और ये दिल्ली में ही मैक्सिमम शासक लोगों के साथ रहा, तो दिल्ली में ही रहेगा।
अब एक चीज इसके लिए पढ़ना ये है कि ये क्या क्या शुरुआत किया था। तो भारत में हिंदवी कल्चर, ये हिंदवी कल्चर क्या है, जो आज हम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें उर्दू भी रहता है, हिंदी भी रहता है, उसका जनक है, उसका क्या है, पिता है ये। ठीक, उर्दू लिटरेचर का पिता है ये। उर्दू लिटरेचर है ना, उसका भी क्या है, बाप है। अब देखिए कितने लोगों का बाप है ये, हिंदवी, उर्दू लिटरेचर, गजल। जो आज आप जितने भी फेमस गाने सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां के, उसमें से कई गाने खुसरो के लिखे हुए हैं। आज भी जो आप सुनते हैं, अब सोचिए कि ये आदमी 1200-1300 में लिख रहा है, 1200 के एंड और 1300 की शुरुआत में, और ये क्या है, आज भी आप गाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे गाने जो है, जो गजल आप सुनते हैं नुसरत साहब की आवाज में या किसी और की आवाज में, वो सब किसके लिखे हुए हैं, खुसरो के। ठीक, तो गजल का भी, ठीक, कव्वाली कौन कौन जानता है, कव्वाली जानते हो ना कि नहीं जानते हो? कव्वाली का पिता भी कौन है, खुसरो। ये सब सवाल पूछता है, हिंदवी, उर्दू लिटरेचर, गजल, कव्वाली। हम ये नहीं कि म्यूजिक पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है और ये बताता है कि उस समय का जो इलीट था, इसी वजह से कहा जाता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का न तो कोई धर्म होता है, न तो कोई राज्य होता है, उसकी सिर्फ क्या होती है, सेवा होती है। पॉलिटिकल मास्टर्स बदलते हैं, इसी वजह से क्या होता है, आईएएस नहीं बदलता है, उसकी एक नौकरी का टेन्योर होता है ना, 60 साल तक रहेगा, और लेकिन हर 5 साल तक क्या होता है, सरकारें बदलती हैं। इसी वजह से सरकारों की तरफ ये एक तरीके से मान लीजिए कि उस समय का क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है, आईएएस से बहुत ऊपर है, ज्यादा काबिल आदमी है। ठीक, तो कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी गलती से बोल दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, उसको ध्यान कहाँ देना चाहिए, सोसाइटी पे, लोगों पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अगर आपसे पूछे कि आप और किससे सीखते हैं, तो आमिर खुसरो भी एक है। उसके बाद खुसरो खड़ी बोली, जिसको आप हिंदी बोलते हैं या खड़ी बोली, जो दिल्ली में, जैसे आप गांव से पहली बार आते हैं बहुत लोग, तो आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं। स्कूल वाले क्या कहते हैं, खड़ी बोली, हिंदी बोलो, हिंदी बोलते हैं ना। हम लोग आए थे तब तो कोई स्कूल वाले, हालांकि केवी में ऐसा कुछ रिवाज नहीं रहा है, जो मन सो बोलिए, मातृभाषा क्या भोजपुरी ही चलेगी, वो हर केंद्रीय विद्यालय का अपना अपना है, बांग्ला में आप तो बांग्ला चलेगा, सब चलेगा। तो ये हिंदी खड़ी बोली का आविष्कारक कौन है, आमिर खुसरो। तो जो लोग हिंदी के लिए लड़ाई करते हैं, उनको ये बताइए कि सर ये और ये दोनों एक ही आदमी है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक, हिंदी देखिए कैसी भाषा है, आप पढ़े होंगे, संस्कृत के बाद थोड़ा सा उसका मिक्स हुआ, ऐसे करते करते चेंज हो जाता है। भाषा ऐसे ही चेंज होती है, जिसके आप प्रभाव में आते हैं उस तरीके से भाषा आपकी बदल जाती है, और आपको लगता क्या है कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं। जैसे आप पूरे उत्तर भारत में देखेंगे तो मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल बोलते हैं। आप कहीं भी सुनिए मिट्टी का तेल नहीं बोलता है कोई, क्या बोलता है, किरासन का तेल बोलता है ना, वो तो केरोसिन है। और केरोसिन किससे आया, हम अंग्रेजों के प्रभाव में रहे तो केरोसिन बोलना सीखे। आप भोजपुरी जाइए, इधर पूर्वांचल के क्षेत्र में किसी से पूछिए कि उनका घर कहाँ है, और अगर वो पास में है तो क्या बताते हैं भोजपुरी वाले, नियरे बा। नियरे का क्या मतलब है, ये इस वाले नियर से बना था, यानी नजदीक है। क्या ये भोजपुरी का शब्द है, नहीं, वही चीज है। भाषा का कोई ये नहीं है कि हमारी भाषा है तुम्हारी भाषा है, भाषा की एक अपनी पहचान है, ये किसी धर्म जाति और उसकी नहीं होती, क्षेत्र की, सब अपने आप कहते हैं ना कि बदलता रहता है, 4 कोस पे वाणी बदल जाती है। वो ये सारी चीजें पढ़ाई किस वजह से आती हैं, दोहा ये सब सुन रहे हैं आप, किसके लिए पढ़ाया जाता है, सीखने के लिए। लेकिन होता ये है कि एग्जाम में रट लीजिए, याद आएगा, वही पूछेगा। तो ये हिंदी का भी क्या है। उसके बाद ये जो है खड़ी बोली के साथ साथ ये सबसे ज्यादा इसकी फेमस है पहेली। रांझना पिक्चर कौन कौन देखा है, देखे हो? रांझना भी नहीं देखे हो, एक बार देखना भाई, बनारस की पिक्चर है और उसमें कुंदन है, कुंदन को प्यार हो जाता है, नहीं कुंदन सर को नहीं, मतलब हीरो को, एक्टर को क्या होता है, प्यार हो जाता है। तो उसमें जो है जब सोनम कपूर की शादी होती रहती है, अब हमको क्यों याद है कि हम लोग के टीन एज में ये मूवी आई थी तो हम लोग देखे थे, तो उसमें एक गाना बजता है,
ए सखी साजन ना सखी शादी। तो खुसरो वो गाना भी खुसरो का लिखा हुआ है, बस उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। खुसरो पहेलियां बताता है और पूछता है कि क्या है, तो उसके सारे जवाब ये होते हैं कि नहीं, रिलेट करता है किससे, लड़की के बॉयफ्रेंड से, साजन से, लेकिन वो बताता है कि नहीं वो चीज नहीं है, ढोल है, शादी है, उसके बाद ठंडा है, कई सारे आप गूगल करके पढ़िएगा। खुसरो मजेदार पहेलियां लिखता है, मतलब पढ़ के भी मजा आता है, ठीक। उसके बाद खुसरो क्या लिखता है, खुसरो लिखता है ठुमरी। आज जब आप मथुरा जाएंगे ना होली के समय, तो होली के समय ठुमरी बजती है, और ठुमरी का आविष्कारक कौन है, बहुत सुंदर ठुमरी लिखता है आमिर खुसरो। उसकी सबसे फेमस ठुमरी है, मोरे कान्हा जो आए पलट के रे, खेलूंगी होरी डट के रे। वहां पे ल का इस्तेमाल नहीं होता है, र का इस्तेमाल होता है, तो होरी का। तो ठुमरी भी लिखने वाला कौन है, आमिर खुसरो। अब सोचिए कितना विद्वान आदमी है। इसके बाद खुसरो आविष्कारक है तबला का। कहते हैं ना, किसी को देखिए जिसके पास सर नहीं, कहते हैं तबला बजा देंगे, ठीक। तबले का आविष्कारक कौन है, खुसरो। खुसरो ने वीणा से, जो देखते हैं मां सरस्वती का वो वीणा वाला पोज देखे है ना, तो उनके वीणा से, वीणा भारत का पारंपरिक वाद्य यंत्र रहा है, मतलब एंशियंट टाइम से वीणा, ठीक है, बहुत। और उसके वीणा से इसने बनाया सितार। तो सितार का और तबला का जनक कौन है, ये दोनों आमिर खुसरो। और ये सब सवाल इस वजह से बता रहे हैं कि सब के सब क्वेश्चन हैं। अब समझ में आया। यूपीएससी का फेवरेट है आर्ट एंड कल्चर, वो पॉलिटिकल रीजन नहीं पूछना चाहता, नहीं उसको नहीं फर्क पड़ता है कि खिलजी मर गया तो कौन शासक बना, ठीक, मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ता है, पूछने वाले के ऊपर है, पूछ तो वो भी सकता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर फेवरेट है। और आर्ट एंड कल्चर, ये बताओ ये सब क्या है, एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर है। अब बताइए कि क्या कल्चर से आपको खुसरो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मध्यकाल का, अब 7 राजाओं को देखा है, 1200 से लेके 1300 तक का इतिहास देखा है, कुछ आगे सुना होगा 50 साल पहले, कुछ पीछे सुना होगा। ये बताइए कि कहीं से लग रहा है कि ये धर्म वाले हैं या धर्म निरपेक्ष है, ये बताइए। खुसरो कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है ना कि सेकुलर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मुसलमान हूं कि ये क्या लिख रहा है, कन्हैया की भक्ति लिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सूफी संत का प्रभाव सबसे ज्यादा था, वो भी पूछता है, जिसको ये अपना गुरु भी मानता है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, जो लोग दिल्ली रहे वो जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है और दरगाह भी उनकी यही है, निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, आमिर खुसरो के। और खुसरो जो है इनका क्या था, मतलब ये अपने आप से मानता था कि हम जो है खुसरो के चेले हैं, खुसरो इसको माने या न माने, ठीक है। उसके बाद एक चीज और पढ़ना है, इसकी 2-3 किताबों के नाम लिख लीजिए। बहुत किताबें हैं, सारी नहीं लिखवा सकता, 12 आपको नहीं याद करनी है, 2-3 किताबों में इसको लिखना है। एक नूह सिपर, क्या इसको बोलते हैं 9 स्काई, इसका इंग्लिश में अनुवाद है, सिपर बोलते हैं आसमान को। नूह सिपर किसकी है, आमिर खुसरो की है। उसके बाद आशिका, ये भी लिख लीजिए, ये कुछ पीसीएस के क्वेश्चंस हैं जो पूछता है क्वेश्चन। और खजाइन उल फुतूह। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं यहां पे, ये देखिए फुतूह जो है, अगर किसी भी किताब के आगे फुतूह आएगा, आमिर खुसरो 3-4 किताबों के इसके नाम क्या है, फुतूह से हैं, ठीक है। 99% चांसेस है कि क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। तो फुतूह आया। अब इसका नाम है खजाइन उल फुतूह, ये याद कर लेना क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है। आशिका फेमस किताब है, और कौन सी, नूह सिपर फेमस किताब है। इसके बाद हमको फिर से आना है दिल्ली सल्तनत के कामों पे, और दिल्ली सल्तनत में क्या क्या रहेगा, नोट कर लीजिए, आशिका और खजाइन उल फुतूह, हिंदी में लिख लो, आशिका खजाइन उल फुतूह नूह सिपर। नूह सिपर और आशिका मत भूलिएगा, ठीक है, बाकी सब भूल जाइएगा। अब हमको खिलजी वंश का अंत करना है और तुगलक वंश की क्या करनी है,
शुरुआत करनी है तो खिलजी का आर्किटेक्चर पढ़ लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि पूछता है भाई आर्किटेक्चर के बिना सब सुना है, अलग से भी आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खिलजी के आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है सीरी का महल, ठीक है। और पिछले क्लासेस में मैंने बताया था सीरी शहर किसने बसाया था, ये कमेंट में बताइएगा अगर याद होगा तो, ठीक है। दूसरा है अलाई दरवाजा या अलई दरवाजा भी बोलते हैं। अलई दरवाजा कहां पे है? दिल्ली में, ठीक। और इसको इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से कई बार अलई दरवाजा पूछता है। और ये है क्या? ये वाकई में दरवाजा है, इस तरीके से बना हुआ एक गेट है। पहले एंशिएंट टाइम के गेट या अभी भी देखिए विजय द्वार वार बनता है तो एक बढ़िया से बनता है ना। जैसे आप मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में जाइएगा, घुसने से पहले क्या बनता है? एक कैंटोनमेंट की पूरी जो है गेट बनी रहती है, खूब सुंदर सा गेट। हामिद ये अब्दुल हमीद गेट देखिए, एक इलाहाबाद में गजब सुंदर गेट है, पूरा तोप वोप लगा हुआ। तो पहले के लोग भी जो है क्या करते थे ये। और इसको क्या बोलते हैं ये बताओ, क्या बताएं? इस्लाम का चमत्कार या ज्वेल ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं इस दरवाजे को, आर्किटेक्चर का, ठीक है। वास्तुकला का ये क्या है? एक नगीना है। उसके बाद हजार सुतन महल, हजार सुतन महल भी इसी ने बनवाया है। और सुतन का मतलब होता है खंबा। क्या होता है? खंबा। तो कई बार ये पूछता है कि 1000 पिलर महल बताइए। एग्जामिनर का मन करता है कि चलो थोड़ा खेल लेते हैं, अंग्रेजी अनुवाद करते हैं इसका। तो हजार सुतन उसका नाम है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा हम अपना नाम क्यों आपको बताएं, किसी का नाम कुछ बताइए। हाँ, मान लीजिए किसी का नाम है गुलाम अली से रखो, ठीक है। गुलाम अली गजल गाते हैं ना, अभी खुसरो पढ़े आप, पाकिस्तान के हैं। तो गुलाम अली, तो अगर उनको कहे कि हजार सुतन क्या हुआ 1000 पिलर बताइए, तो अगर हमको गुलाम अली पूछना हो तो क्या पूछे? स्लेव अली बताइए। तो इसी तरीके से एग्जामिनर भी करता है, नाम नहीं बदलना चाहिए लेकिन कर देते हैं लोग ट्रांसलेट। तो 1000 पिलर महल भी कौन बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी 2-3 काम और करता है, देख लो। ये सोसाइटी में ही आता है, अभी याद आ गया तो हम सोचे बता दें। आर्किटेक्चर खत्म, अब इसकी सोसाइटी में 2-3 काम और है जो आपको याद रखना है, और ये करते हैं लोग। ये किया, वाइन शॉप बंद करा दिया। अब सोचो जो जो पीते होंगे उनका क्या होता है। वाइन निषेध है, और आज की तरह नहीं कि अगर आप पिएंगे तो जुर्माना लगेगा। पहले के सजा जाने रहो क्या है, सीधे या तो हाथ गया तो गला गया, या तो जिससे पियोगे वो जाएगा या तो जिधर अंदर जाएगा वो जाएगा, ठीक। तो वाइन निषेध थी। दूसरा क्या निषेध था? गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेल सकते थे आप। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों होगा ना, और ये दोनों कौन करते थे? मैक्सिमम सैनिक करेंगे, तो सैनिक क्या होंगे? कमजोर होंगे, है ना। अब सोचिए कि कितना बड़ा इसका दिमाग था। अब वाइन शॉप और गैम्बल। और इसने क्या किया? इससे पहले आपने रजिया सुल्तान में देखा था कि अमीर क्या करते थे? गुटबाजी करते थे। और गुटबाजी करने का सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं क्या होता है? रिश्तेदारी बना लीजिए। इसने क्या किया कि जितने भी अमीर हैं, नोबल्स हैं, अगर उनको आपस में शादी करनी है, जो होता है ना, वो पिक्चर में देखते हैं ना, दो दोस्त हैं, कहते हैं चलिए आइए अब रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो रिश्तेदारी में अगर बदलना है तो क्या चाहिए आपको? परमिशन चाहिए। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ये है खिलजी। कहा गुटबाजी हम करने ही देने, शादी करोगे नहीं तो कहां से गुटबाजी, ठीक है। गुटबाजी के लिए शादी हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा रिश्ता जो होता है मजबूत हो जाता है। वो होता ही है कि अब दामाद को कैसे मारें, या ससुर को कैसे मारें, ये सब चलने लगता है। या जीजा को कैसे मारें, कहा न रहेंगे तुम्हारे जीजा, न जो है तुमको मारने में हिचक रहेगा, पाओगे कूट दोगे। ये एक चीज है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है आगे कौन इसके सक्सेसर हुए। तो मैंने बताया है कि कोई कभी भी पूरे मध्यकाल में क्लियर चेन ऑफ सक्सेशन नहीं है। ये क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा राजा, ठीक है, जिसके पास हिम्मत। लेकिन कभी कभी क्या होते थे कि कठपुतली राजा भी बनते थे। उन 2 कठपुतली राजाओं में आपको पढ़ना है, एक
मुबारक खिलजी, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है लास्ट वाला, खुसरो शाह। ये खुसरो से इतना प्रभावित था कि अपना नाम खुसरो कर लिया, खुसरो शाह, और पूरा नाम नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इन दोनों को पढ़ना है और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, खिलजी वंश खत्म हो जाएगा और तुगलक चालू करेंगे। तो इसमें इसको बस कुछ नहीं पढ़ना है, ये अपने आप को ही खलीफा कहता है, बस पहली चीज यही पढ़ना है। कौन सा ऐसा शासक है जो अपने आप को ही कहता है कि हम ही खलीफा हैं? ये है मुबारक खिलजी। और कैसा है, इनकैपेबल है एकदम, मतलब राजा बनने का कोई गुण नहीं है इसके अंदर। दूसरा ये क्या करता है, विमेन क्लॉथ की वियरिंग करता है, वियर विमेन क्लॉथ, ठीक है। स्त्रियों के कपड़े पहन के कहा जाता था दरबार में, ठीक। और बहुत कुछ ऐसा करता था जो वीडियो में हम बता भी नहीं सकते, उधर भी वैसे भी चला जाता था, ठीक है। तो मन का मर्जी वाला था और इसकी हालत समझ लो एकदम खत्म। इसके बाद इसकी जगह पे आता है खुसरो शाह। खुसरो शाह मूल रूप से हिंदू है, ठीक। और हिंदू से ये कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, इस्लाम अपनाता है और बन जाता है मुस्लिम। तो जैसे ही एक शासक बनता है तो जितने भी मुस्लिम थे नोबल्स, वो क्या कहते हैं कि काफिर है। क्या है, काफिर। देखिए टर्म्स कई तरीके से इस्तेमाल होता है, मेनली ये नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये काफिर हैं, या मतलब कन्वर्टेड हिंदूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बाद में एक टर्म आया जब आप अकबर तक आएंगे, तब काफिर सूफीज्म वाले या जो रियल इस्लाम मानने वाले हैं, जिनको कहते हैं कि हम एक, जैसे होता है ना कि किसी भी धर्म को मानने वालों में एक देखेंगे आप कि एक ऐसी क्लास होती है जो कोर ऑफ द रिलीजन लेके चलती है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उनको धर्म से मतलब नहीं होता, कोर वैल्यूज से मतलब होता है। तो जो वैल्यूज मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि जो भी अपने ईमान को गिराता है वो काफिर कहलाता है। बोल चाहे आप बाय बर्थ मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, अपना ईमान खराब कर रहे हैं, तो आप काफिर हैं, ठीक है। ये टर्म एक तरीके से जो है किसी की बेइज्जती के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इसको क्या कहते थे, हिंदू से कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, ये क्या कहलाया, काफिर। और इसने अपने आप को बताने के लिए कि नहीं भाई हम जो है बहुत हम सही हैं, ये हैं, इसने अपने आप को कहा हम पैगंबर के सेनापति हैं। किसके, पैगंबर मोहम्मद साहब का सेनापति अपने आप को बताया, कमांडर ऑफ प्रोफेट। अब देखिए दोनों पूछता है, कभी कभी बोल देता है पैगंबर का सेनापति ऐसे इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में, कभी कभी कमांडर भी हिंदी पैगंबर का कमांडर लिख देता है, कभी कभी लिख देता है कि कमांडर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो सवाल आपको दोनों भाषाओं में आने चाहिए, उत्तर एक भाषा में आना चाहिए, खुसरो शाह, बस, ठीक है, वो आपके यहाँ पे होना चाहिए। उसी के साथ जितने लोग इसको काफिर बोलते हैं, इसको दो नाम और देते हैं। कौन कौन सा, वो उस समय कहते हैं कि ये इस्लाम का दुश्मन है। मतलब अब राज किसके हाथ में चला गया, कन्वर्टेड मुस्लिम के हाथ में चला गया, और इसके साथ क्या हो गया, इस्लाम खतरे में आ गया। तो एक नारा और चलता है, इस्लाम इन डेंजर, ठीक है। तो जब भी कुछ समाज सुधार जैसा होता है ना, तो धर्म खतरे में आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हैं, आप देखेंगे आज के दौर में भी देखेंगे कि जैसे ही बात आती है, एक चीज ये है ना, इंडिया में या कहीं भी पूरे विश्व में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, रिलीजन। तो इस वजह से बहुत लोग कोशिश करते हैं कि इससे दूर रहा जाए। दूर रहने का मतलब है कि इस पे कोई टीका टिप्पणी न की जाए। और वास्तविकता में आपको अगर ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपका नेचर भी क्या होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, ठीक। आपको इससे आपका अपना जो भी धर्म है वो मानिए, वो आपकी क्या अंतरात्मा है, और वो आपको मानना चाहिए। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, क्रिश्चियन है आप, गिरजाघर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक चीज है, लेकिन हाँ दूसरे धर्मों का आदर भी जरूरी, हम मानेंगे अपना धर्म, आदर सारे धर्मों का करेंगे। और तीसरी के साथ कि हमको इनकी टीका टिप्पणी से बचना है। ये नहीं कहना है कि हाँ ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है, ये चीज, ये सारी चीजें नहीं करनी है। वो काम किसके होते हैं, नेताओं के होते हैं। जैसे अभी मैं वो आपको, जो लोग लॉजिक पढ़े होंगे वो जानते होंगे, एक होता है श्रद्धा मूलक तर्क दोष, और एक होता है कि
भड़काने वाले भाषण को कहते हैं, कि वो ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं कि क्या हो, आपका सेंटिमेंट जो है हिल जाए और आप क्या करें, इमोशंस पे थोड़ा सा इधर या थोड़ा इधर चले जाएं। वो चलता है, वो मैं ऑन कैमरा नहीं आपको बता सकता कि वो एग्जैक्ट लाइन क्या, बहुत खतरनाक लाइन है, क्योंकि वो इस्तेमाल होती है तर्क दोष में कि ये लाइन गलत है। पता चला हम बोले, बस उतनी ही कटिंग हुई कि गलत है वाला चला गया और वो लाइन, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो खुसरो शाह ये था। और क्या है, इस्लाम इन डेंजर, खुसरो शाह। इसकी हत्या करेंगे गाजी उल मलिक। ठीक है, कौन करेगा, गाजी उल मलिक या मलिक उल गाजी। और ये कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, इसी का नाम है। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक का नाम मलिक उल गाजी क्यों पड़ा, या गाजी मलिक भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी पूछ लेता है कि उसका दूसरा नाम बताइए, और यहीं से क्या होगा, तुगलक वंश की शुरुआत होगी। दूसरा क्या पूछ लेता है आपसे कि क्या बताइए कि गाजी मलिक किसका नाम था, ठीक है, या तुगलक वंश की शुरुआत किसने की, उसमें गयासुद्दीन तुगलक हटा के गाजी मलिक लिख दे या मलिक उल गाजी लिख दे। गाजी का मतलब होता है सेवियर ऑफ इस्लाम, बहुत जगह पे ये है। दूसरा वॉरियर ऑफ इस्लाम, ठीक, किसका, इस्लाम का लड़ाका। तीसरा ये है नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला, नॉन मुस्लिम्स को क्या, मारने वाला, हु डिफीटेड नॉन मुस्लिम या हु किल्ड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, ये तीनों अर्थ में गाजी इस्तेमाल होता है। और यूपीएससी जान ही रहे, हम पहले बताए थे कि टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस करता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गाजी का मतलब बता दीजिए। इसीलिए ये क्या है, खुसरो शाह मैंने क्या बताया, कन्वर्टेड मुस्लिम है, और कन्वर्टेड मुस्लिम को मारने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक का नाम पड़ता है मलिक उल गाजी या गाजी मलिक। इसी वजह से आप किसी भी जब मुस्लिम रूलर्स को पढ़ेंगे और उसके नाम के आगे गाजी है, वो इन्हीं तीन टर्म्स की वजह से इस्तेमाल होता है, या तो इस्लाम के रक्षक के रूप में, या तो इस्लाम के लड़ाके के रूप में, या तो इस्लाम जो नहीं मानते उनको हराने या मारने के लिए। ये कौन है, और एक तरीके से देखिए तो ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। कैसे भाई, आप इस्लाम उस समय मानते थे, जो आज की बात नहीं है, कैसे बचाएंगे, लड़के बचाएंगे, लड़ेंगे कैसे, नॉन मुस्लिम से। और ये कहाँ चल रहा है, एक चीज ये मैंने पहले ही बताया था कि दो दुनिया है, और आज भी नहीं। एक चीज यहां पे आप क्लियर कर लीजिए, जहां पे आप सोच रहे हैं ना मलिक उल गाजी, अभी भी नहीं, एंशिएंट टाइम से, जब से धरती में कहा जाता है कि मानव का विकास हुआ और मानव जब घर में रहने लगा, प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगा, तब से प्रॉपर्टी जैसे ही एक्वायर करना चालू किया मनुष्य, तब से दो क्लास बने, ठीक। और वो दो क्लास दूसरी दुनिया है, एक अपर क्लास, और इसको अपर क्लास मत कहिए, इसको कहिए राजाओं का, किंग, और एक आम आदमी। ये जितना है ना सारी चीजें यहां पे किंग, और ये बदलते आ जाइए, मतलब राजा हुए, राजा के बाद मतलब जैसे मुस्लिम्स राजा हुए, भारतीय राजा हुए, उसके बाद ऐसे राजाओं को बदलते हुए सरकारें आई, अंग्रेज आए, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, ठीक। और अब क्या होते हैं कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री और ये सब, इनकी एक अलग क्लास होती है, ठीक है। 2% लोग आप पे राज करते हैं, और ये है 98% जनता। तो ये जो हो रहा है ना, मुस्लिम को बचा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं ना। गयासुद्दीन तुगलक को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था भाई, उसको क्या चाहिए थी, गद्दी। ये यहां पे लड़ाई होती है, देखो, सत्ता की, ठीक। प्रॉपर लड़ाई किसकी है, पावर की। और जब यहां से ये चलती है ना, तो ये लड़ाई बदल दी जाती है, कर क्या दी जाती है, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबी गई नहीं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, आज से नहीं, चिरकाल से लड़ रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, पता है महिलाओं को कितना लड़ रहे हैं, ठीक। तीसरी बात, अब नया कॉन्सेप्ट है, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद
चलेंगे बुकाटी से पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कि जितने कारखाने हैं, कल कारखाने चलते हैं, किस पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वही करते हैं। और जब उनके आप सीईओ से बात करिए तो क्या कहते हैं, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स इन एनवायरमेंट इकोलॉजी पर। सर गंदा ही आप कर रहे हैं, आम आदमी क्या गंदा करेगा। अरे एक दिन में अगर मान लीजिए कि कोई, बहुत लोग तो नॉन स्मोकर्स हैं, कोई सिगरेट पीने वाला भी है, तो एक दिन में क्या पूरे जीवन में जितना सिगरेट में उतना तो चिमनी 1 मिनट में फूंक देगी। अब आदमी ये चिमनी तो है नहीं, समझ जाइए। तो यही सारी चीजें हैं, इस सब चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और लेकिन हो रहा है कुछ, और ये बता देते हैं, और इधर लोग लड़ते रहते हैं, चलिए सर लड़ लीजिए, हम आपको वोट दें, हम आपका समर्थन करेंगे, चलता है। और 2% वाले क्या करते हैं, राज करते हैं। वो बदलता रहता है आपस में, जो है पावर अट्रैक्ट्स पावर, मनी अट्रैक्ट्स मनी। ये एकदम सिंपल सा जिसको कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है, यही है। आप कभी भी देखेंगे बिजनेसमैन जल्दी शादी बिजनेसमैन के घर, रिलेशंस कितने होते हैं, सब बिजनेसमैन। उसको पता है पैसे से राजनेता खरीद लूंगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। राजनीति वाले, पावर वाले, हमेशा पावर वाले पावर, वहां ज्यादा दर नहीं देखते। ठीक है, आप इनकी इनसे कर लीजिए, इनसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहां चीफ मिनिस्टर, वहां चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, क्या जात क्या पात क्या उनसे धर्म, सब चलता है। यहां दंगा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे अब हम जो है अगला क्लास पढ़ेंगे वो गयासुद्दीन तुगलक से पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।